हेलो बच्चों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम संप्रेषण कौशल के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और अगर आपने हमारे इस चैप्टर के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वो वीडियो देखने ज़रूरी भी हैं, तभी जाकर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएँगे, ठीक है? और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ें और उसका जवाब मेरे से पहले देने की कोशिश करें। जैसे पहला क्वेश्चन है, पारिवारिक सदस्यों के मध्य होने वाला संचार। ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को थ्योरी में। तो ऑप्शन पढ़िए, अनौपचारिक, औपचारिक, जटिल और तटस्थ। तो कौन सा होगा इसमें? अनौपचारिक, ए। मुझे लगता है कि ये बहुत लोगों ने आंसर इसका सही दिया है। संचार के कितने तत्व होते हैं? ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ये भी, और कई बार पूछा जा चुका है। 7। एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अगर 7 ऑप्शन में नहीं होगा, अगर मान लीजिए 7 ऑप्शन में नहीं होगा तो 5 होगा। 5 इसलिए, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग ये 2 चीजें हट जाती हैं, तो 5 होते हैं। ठीक है, तो अगर 7 नहीं होगा तो 5 ऑप्शन होगा, जब 5 होगा तो 7 नहीं होगा। ठीक, जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एनकोडर और डिकोडर नहीं लगा हुआ। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं, वही जो मैं बोल रहा हूँ आप वही प्राप्त कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस संप्रेषण में स्थिरता अधिक होती है? तो जो स्थिरता होती है वो किस में अधिक होती है? पहला ऑप्शन है मौखिक दूसरा है शारीरिक, तीसरा लिखित और चौथा है अव्यक्त संचार। तो बताइए आप लोग जवाब इसका। मैं बता चुका हूं आपको, लिखित है सी। जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, लिखित संचार होता है, उसको बहुत वैलिड माना जाता है, क्योंकि मौखिक तो आज इंसान बोल के कल को भूल जाएगा कि हमने कहा और आपसे क्या कहा था, लेकिन अगर लिखित रूप में संचार होता है तो वो ज्यादा ही वैल्यूएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संप्रेषण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे बड़ी बाधा, ए कमजोर माध्यम, बी प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक का अभाव, सी शब्दों की अस्पष्टता और डी प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। तो आप बताइए इसमें। इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूं, डी प्राप्तकर्ता की अनिच्छा। अच्छा देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन क्यों नहीं है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर हमारा माध्यम कमजोर है तो भी जो सेंडर है वो अपनी बात आधी अधूरी ही सही लेकिन रिसीवर तक पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हमारी सबसे बड़ी बाधा नहीं हुई। जैसे अगर हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो नेटवर्क कभी कभी कम हो जाता है, फिर भी आधी अधूरी बात बोलने वाला बोल लेता है और सुनने वाला सुन लेता है, तो हमारी सबसे बड़ी बाधा वो नहीं है। और दूसरा, अगर वो फीडबैक नहीं भी देता है तो भी ठीक है। जैसे अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अगर एक की भाषा बहुत गलत है तो सामने वाला फीडबैक नहीं देता है, ये नहीं बोलता है कि आपकी भाषा सही नहीं है, आप थोड़ा सही बोला करें, तो भी उसके कम्युनिकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। वो बात करेगा, वो अपनी बात किसी तीसरे आदमी को पहुंचाएगा जब भी वो किसी और से कम्युनिकेशन करेगा। तो ये भी कोई बाधा नहीं है। ठीक, शब्दों की अस्पष्टता, अगर दो इंसान आपस में बात कर रहे हैं, अगर थोड़े बहुत अस्पष्ट भी बोलते हैं, बहुत साफ नहीं बोलते हैं, फिर भी वो एक दूसरे को अपनी बात समझा लेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बाधा नहीं है। लेकिन चौथा जो है, अगर प्राप्तकर्ता की अनिच्छा, अगर जो रिसीवर है अगर वो बिल्कुल इच्छुक ही नहीं है सुनने के, वो समझने के इच्छुक ही नहीं है, तो वो सबसे बड़ी बाधा है। अगर कोई इंसान कोई चीज सुनना ही नहीं चाहता तो वो प्राप्त ही नहीं कर पाएगा जो मैसेज देने वाला देना चाहता है। तो यही डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संदेश का प्रवाह चलता है। तो ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। सभी लोग इसका जवाब लिखें, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, आधा तिरछा, नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन सही है इसका, ऊपर की ओर। ऊर्ध्वगामी मतलब जो कम्युनिकेशन
नीचे के कर्मचारी से ऊपर के कर्मचारी को जाता है। अगर कोई क्लर्क है, डीएम को लेटर लिखता है तो वो ऊर्ध्वगामी है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा मैंने टाइप बताया था इसका अधोगामी, डाउनवर्ड। अगर जिले के जिलाधिकारी महोदय किसी क्लर्क को कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अधोगामी है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या के आधार पर संप्रेषण का प्रकार क्या है? ये थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन बन गया है। मैंने औपचारिक और अनौपचारिक बताए थे। ये आपके संगठन के आधार पे 2 प्रकार थे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन के आधार पे। और एक मैंने आपको ये दिशा के आधार पे बताए थे, जिसमें आपको अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, समतल और तिर्यक। तिर्यक को भी विकर्णीय कहा जाता है, ठीक है। ये एक व्याख्या के आधार पे 2 संप्रेषण होते हैं, याद रखिएगा। एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। तो इसका ये जवाब सही है। अशाब्दिक क्या होता है? अगर कोई कभी-कभी देखा होगा कि अगर 2 इंसान शब्द न बोल के इम्प्रेशन से ही एक कुछ बहुत सारी चीजें बता देते हैं। आंखों के माध्यम से भी इंसान समझ जाता है दूसरे इंसान को देख के कि वो गुस्सा है या प्रेम में है, तो वो अशाब्दिक कम्युनिकेशन होता है। 7th क्वेश्चन, संप्रेषण में भाषागत बाधा को दूर करने का उपाय है। कम्युनिकेशन में भाषागत बाधा को दूर करने का क्या उपाय है? बताइए आप लोग। भाषा समझने योग्य हो, भाषा सरल हो, भाषा समझने में स्पष्ट हो, ऑल ऑफ दीज। भाषा समझने योग्य हो। अगर कोई लैंग्वेज है समझने योग्य है तो वो हमारे जो लैंग्वेज बैरियर होता है उसको दूर कर सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में भाषा एक बहुत बड़ी बाधा नहीं होती है, वो बस समझने योग्य हो। जैसे एक तमिल का बंदा है, अगर किसी तेलुगु वाले से बात कर रहा है तो उस लैंग्वेज को बैरियर नहीं बोलना चाहिए, बैरियर नहीं होता है। अगर वो समझने योग्य हो जाती है तो वो उस दूर करने का उपाय है, उस भाषा का जो बाधा है वो दूर हो जाती है। वार्तालाप करते समय, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वार्तालाप करते समय हमें वक्ता से वार्तालाप करना चाहिए, ए ऑप्शन। हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तीसरा, वक्ता की बातों में हस्तक्षेप न करें। अन्य वातावरणीय कारकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको बार-बार बताया है कि जब भी हम किसी इंसान से कम्युनिकेट करते हैं, मिलते हैं, तो बजाय हम बोलें, हमें उनको सुनना चाहिए। तो लिसनिंग एबिलिटी बदलना हमें करना चाहिए, हमें बोलने से ज़्यादा सुनना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमें वक्ता की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। पहले हमें सुन लेना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। वार्तालाप करते समय हमें पहले सुनना चाहिए। मैंने आपको इसके जब ये क्वेश्चन आ ही गया तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। मैंने आपको बताया था ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग एक टेक्निक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ट्रिपल ए में जो तीनों ए का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ए होता है आपका एटीट्यूड, सेकंड ए होता है आपका अटेंशन, और थर्ड ए क्या होता है? एडजस्टमेंट। तो ये भी याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी होगी, अपूर्व ने शोभित से कहा। यहाँ शोभित कौन है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए, ये बड़ा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि अपूर्व ने शोभित से कहा। तो एक चीज तो क्लियर है, अपूर्व कह रहा है तो देने वाला जो सेंडर है वो कौन हो गया? अपूर्व हो गया। शोभित से कहा, राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देर होगी। एक्चुअली ये पूरा मैसेज है। राधा से कहना मुझे घर लौटने में देरी होगी, तो ये पूरा मैसेज है, ठीक है। ये मैसेज कौन दे रहा है? अपूर्व दे रहा है। किसको दे रहा है? शोभित को दे रहा है। तो शोभित यहाँ पे कौन हो गया? प्राप्तकर्ता हो गया। कभी-कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपूर्व के द्वारा शोभित ने मैसेज भिजवाया राधा को, तो राधा को मैसेज मिला, तो अपूर्व तो माध्यम हो गया ना। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं अपूर्व यहाँ पे माध्यम नहीं होगा। ये गलत है, अपूर्व माध्यम नहीं होगा। अगर शोभित अपूर्व को लेटर देता और कहता कि ये एक पन्ना है, चाहे एक ये पत्र है, इसको जाके राधा को दे दो, तब उस केस में अपूर्व क्या हो जाता? माध्यम हो जाता। और राधा जब उस पत्र को पढ़ती तो उसको मैसेज मिलता जो उस पत्र में लिखा होता, ठीक है। तो
ये थोड़ा सा यहाँ पे माइनर कंफ्यूजन होता है लोगों के बीच में, तो याद रखिएगा कि अगर कहने वाला जो शब्द बोल रहा है वो सामने वाले को सुनाई दे रहा है उसके कानों तक, तो वहां पे कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पे वही हो रहा है, शोभित जो बोल रहा है वो अपूर्व ने सुन लिया, और वो क्या सुना, राधा से कहना मुझे घर लौटने में थोड़ी देरी होगी। तो हु इज शोभित हियर, तो शोभित यहाँ पे प्राप्त करता है, शोभित रिसीवर है। सी इज द करेक्ट आंसर। माँ द्वारा पुचकारने पर बच्चे का हंस पड़ना दर्शाता है। ए ऑप्शन उसकी खुशी को, बी उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को, माँ के प्रति उसके लगाव को, उसके हंसने के स्वभाव को। अच्छा देखिए, ये अगर कोई पढ़ा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो इसमें उसको चारों ऑप्शन सही नजर आएगा, लेकिन जिसने इस मेरे दो वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत समझा होगा तो यहाँ पे बताएगा कि बी इज द करेक्ट आंसर, उसकी सकारात्मक प्रतिपुष्टि को। मैंने बताया था फीडबैक, प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक, अगर वो हंस रहा है मतलब वो फीडबैक क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। अगर रो रहा है तो मतलब वो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, मतलब उसको कोई चीज दिक्कत है, उसको या तो भूख लगी होगी, या तो उसको कोई कहीं दर्द हो रहा होगा, या कोई उसको समस्या होगी। तो अब ये कौन सा कम्युनिकेशन है बताइए यहाँ पे। ये यहाँ पे अशाब्दिक कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि वहां पे कुछ बच्चा बोल नहीं पाता है, वो सब उनके हाव भाव से ही लोग समझ जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। जितने लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं यहाँ पे लगभग 20 से 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो वीडियो खत्म होने के बाद सभी लोग एंड में अपना ये जरूर लिखेंगे कि किन से कितने क्वेश्चन सही हुए। 23 में से अगर अगर मान लीजिए मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, सही सही सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किसके 10 सही हुए, 12 सही हुए, 15 सही हुए, या 20 के 20 सही हो गए। अगला क्वेश्चन, संचार हेतु सामंजस्य जरूरी है, माध्यम और प्रतिपुष्टि के बीच। दूसरा ऑप्शन है संप्रेषक और संग्राहक के बीच। तीसरा है संप्रेषक और प्रतिपुष्टि के बीच, उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत आसान है कि जो भेजने वाला है संप्रेषक है, और जो पाने वाला है संग्राहक है, उसके बीच सामंजस्य बहुत जरूरी है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। संप्रेषण शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से, देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, कम्युनिस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संचार एक आर्थिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, एक बेहद जटिल अंतःक्रिया है। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा आपके अनुसार। मैं सही जवाब बता दे रहा हूँ, सी इसका सही जवाब है। सामाजिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सामाजिक राजनीतिक कोई मतलब ही नहीं है, और आर्थिक कोई मतलब ही नहीं है। तो आप समझ लीजिए एक बेहद जटिल अंतःक्रिया है, ठीक है, ये इंटरनल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन इज एक इंटरनल प्रोसेस है, इसीलिए इसको हम लोग बेहद जटिल अंतःक्रिया कहते हैं। अच्छा, कभी कभी अगर कंफ्यूजन हुआ करे तो आप, मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना चाहिए कि हम एलिमिनेट कर दें कि कौन सा गलत है। अगर हमें चार में से किसी एक को चुनना है तो हम तीन गलत को अगर चुन लेते हैं तो भी हम एक सही को पता कर लेते हैं कि वो कौन सा सही है। सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है, पढ़िए और फिर बताइए इसका क्या जवाब सही होगा। इंटरनेट पर चैटिंग चैटिंग करते हैं, कम्युनिकेशन है, सामने वाला बंदा भी हमारे मैसेज को प्राप्त करता है, मीडियम क्या होता है, इंटरनेट, ये तो गलत हो गया। रेडियो पर गाना सुनना, ये भी है, सही है, क्योंकि सामने वाला हमको सुनाता है और हम सुनते हैं, मीडियम क्या है, रेडियो, तो ये भी गलत हो गया। समाचार पत्र पढ़ना, ये भी गलत हो गया भाई, ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है, मीडियम क्या है, समाचार पत्र, और रिसीवर हम पढ़ते हैं और सेंडर कौन है, समाचार पत्र। जो शब्द लिखे हैं, लेख लिखे हैं वो, और किसी को एक टक देखना, ये थोड़ा अलग है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सूचना संप्रेषण की तकनीकों में शामिल नहीं है किसी को एक टक देखना, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकलता ना यहाँ पे। सेंडर कौन है, देख रहा है जो घूर रहा है, और प्राप्तकर्ता कौन है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा क्या ये कहना चाहता है, ठीक है, केवल एक टक देखना। एक टक मतलब
उसके इंप्रेशन में कोई फेस इंप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मतलब अगर वो हँसता या एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता तो समझ में आता कि हाँ, वो क्या है हमसे खुश है। या अगर आँख बहुत ज़्यादा वो एंगर मोड में रहता तो पता चलता कि हाँ, वो गुस्सा है हमसे। लेकिन अगर एकटक देखना होता है तो वो कम्युनिकेशन में नहीं माना जाता है। आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है? ठीक है, ये है आपका बताइए मौखिक, वाचिक, शाब्दिक या अशाब्दिक? तो डी इज़ द करेक्ट आंसर अशाब्दिक। नेक्स्ट परंपराएँ एवं विश्वास संचार में क्या होती हैं? सहायक होती हैं, तटस्थ भूमिका निभाती हैं, बाधा पहुँचाती हैं, नन ऑफ दीज़ कौन सा सही होगा बताइए आप लोग? बाधा पहुँचाती हैं, ए सही होगा इसका। जो परंपराएँ और विश्वास जो होती हैं वो कम्युनिकेशन में बाधा पहुँचाती हैं, ठीक है? क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है वो टू वे प्रोसेस होता है और इसमें जो अगर हम किसी बहुत ज़्यादा किसी परंपरा और विश्वास के लिए रिजिड हो जाएँ तो जो हमारा ये जीवन और जो टेक्नोलॉजी है परिवर्तनशील है, तो हम उन सब के मध्य अपनी कम्युनिकेशन को आगे नहीं बढ़ा पाएँगे। तो एक कहावत है ओनली चेंज इज़ परमानेंट केवल परिवर्तन ही इस जगत का नियम है। तो उसी के आधार पे अगर हम किसी परंपरा या विश्वास में गूढ़ विश्वास, अंधविश्वास अगर करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता। इसीलिए इसको हम लोग परंपरा और विश्वास को बाधा मानते हैं कम्युनिकेशन में। प्रॉक्सिमिक्स क्या है? ये इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रॉक्सिमिक्स जो होता है एक टर्म है इंग्लिश का जिसको हम कम्युनिकेशन के दौरान जो दूरी रखते हैं सामने वाले से, उसी को हम एक शब्द के रूप में जानते हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो इसका डी आंसर सही है, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत दूरी। अगर हम किसी इंसान से बहुत नज़दीकी से बात करते हैं तो वो भी प्रॉपर कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। थोड़ी एक दूरी हम मेंटेन करना चाहिए, 1 मीटर या जैसे भी हो। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्ति अपने दिन का कितना परसेंट विभिन्न प्रकार की संचार क्रियाओं में संलग्न रहकर बिताता है? ये बताइए। ये तो मैंने नोट्स में आपको दिया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसका जवाब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने सही दिया होगा और डी इसका सही जवाब है 75%। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा माना गया है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आप जान लीजिए। ठीक है, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, किसी व्यक्ति का हमारी ओर आमुख होना हमें यह संकेत देता है कि वह हमारी बात सुनना चाहता है, वह हमें पहचानता है, वह व्यक्ति हमसे लड़ना चाहता है, वह हमसे कुछ कहना चाहता है। इसका सही जवाब दीजिए। अगर आप लोग वीडियोज़ जो मैंने बनाए थे उसको सही से देखा होगा, तो आप इसका सही जवाब दे पाएँगे। इसका मैंने आपको एक्सप्लेन भी दिया था। अगर अगर कोई व्यक्ति हमारी तरफ देखता है तो हमें तो बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि वो हमसे कुछ वो हमारी सुनेगा। हमें ये सोचना ही नहीं है, वो हमसे कुछ कहना चाहता है। फिर से वही बात आ गई, हमें पहले सुनना चाहिए बोलने से पहले, तब आप इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएँगे। वो हमसे कुछ कहना चाहता है, पहले उनकी सुन लो फिर कहो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। माँ द्वारा अपने बच्चे के माथे को चूमना उदाहरण है ए प्रॉक्सिमिक्स, बी स्पर्श संचार का, पराभाषा संचार का, मौखिक अभिव्यक्ति का। पहली बात, अगर बच्चा छोटा होता है तो उसके कोई मौखिक कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। कोई भी वो शब्द बोल नहीं पाता। माँ तो बोल लेती है लेकिन छोटा बच्चा नहीं बोल पाता। प्रॉक्सिमिक्स की कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि बच्चे का लाड़-प्यार एक अलग ही ज़ोन हो जाता है। कोई पराभाषा संचार नहीं, स्पर्श संचार है, ये इसका सही जवाब है, स्पर्श संचार। तो उम्मीद है कि कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया होगा। संचार की प्रतिक्रिया के दौरान प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता दोनों से संबंधित तत्व है। ये देखिए आप लोग, ये ऑप्शन है व्यक्तित्व, श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता, प्रेरणा, विश्वास, अभिरुचि, प्रेरणा, मनोवृत्ति, व्यवहार, मनोवृत्ति, योग्यता, पूर्व वृत्ति। कौन सा सही जवाब है इसका बताइए?
इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, बी इसका सही जवाब है, प्रेरणा, विश्वास और अभिरुचि। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्व जागरूकता प्रबंधकीय कौशल को उन्नत बनाता है, निष्प्रभावी बनाता है, बाधित करता है, उपेक्षित करता है? सही जवाब बताइए आप लोग इसका। जो सेल्फ अवेयरनेस होती है, वो हमारे जो प्रबंधकीय कौशल जो होती है उसको हमेशा उन्नत बनाता है। तो ए इसका सही जवाब है, उन्नत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सफलता के लिए आवश्यक विशेषता कौन सी है? अगर हम लाइफ में सफलता पाना चाहते हैं, आप लोग देखिए इस ऑप्शंस को, बताइए कौन सा सही जवाब है। आत्मनिर्भरता, संप्रेषण, सृजनात्मकता, ऑल ऑफ दिस, उपरोक्त सभी। तो सफलता के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी है, ये भी सही है। कम्युनिकेशन तो बहुत ही जरूरी है, बिना कम्युनिकेशन के तो आज तक कोई सफल ही नहीं हो पाया है। और सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, हमारे अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नई चीजों को करने की, नई चीजों को समझने की, कुछ प्राप्त करने की। तो इसका सही जवाब है सभी, ऑल ऑफ दिस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं। आगे के वीडियो सीरीज में हम लोग आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग सभी अपने-अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा किसके कितने सही हुए हैं। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप हमें इस नंबर या इस मेरे ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं और यथासंभव मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।